नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हमने पिछले 2 लेक्चर में सिंधु नदी तंत्र के बारे में चर्चा की हुई थी और सिंधु नदी तंत्र से संबंधित चीज़ों का अध्ययन किया था। आज हम एक वीडियो में गंगा नदी तंत्र के बारे में सीखेंगे। आप जानते हैं गंगा नदी भारत की पवित्र नदी है। ये हमारे आस्था का भी विषय है और गंगा नदी से बहुत सारे प्रश्न कंपटीशन में पूछे जाते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, गंगा नदी का जो उद्गम है वो वास्तव में गंगा नदी के रूप में ना होकर के भागीरथी के रूप में होता है और यह गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख स्थान से निकलती है और इस भागीरथी नदी में अलकनंदा नदी आकर के मिलती है देवप्रयाग में, तब कहीं जाकर के गंगा नदी के नाम से जो है बेटा बनती है। तो हम सबसे पहले गंगा नदी को पढ़ने के लिए गंगा नदी की उत्तराखंड में जर्नी को देखते हैं और उत्तराखंड के जो 4 धाम और पंच प्रयाग हैं वो गंगा नदी से संबंधित हैं। गंगा नदी के अध्ययन करते समय इनको पढ़ा जाता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं गंगा नदी तंत्र का अध्ययन और स्पेशली उत्तराखंड में गंगा नदी कैसे बनती है, कौन कौन सी नदियां इसमें आकर के मिलती हैं। इसके बाद में उत्तराखंड के बाद में हम भारत में उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के बहाव इत्यादि को देखेंगे। आज का ये जो वीडियो होगा गंगा नदी पर, इसमें न केवल गंगा नदी के सेंटर में पूछे जाने वाले सवालों को दृष्टिगत रख करके बनाया गया है, बल्कि अगर आप उत्तर प्रदेश की कोई परीक्षा देते हैं, कोई यूपी स्पेशल से संबंधित नदियों में बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं और आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बहने वाली जो नदियां हैं वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गंगा नदी तंत्र से ही संबंधित हैं। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश की नदियां भी जो है तैयार करवा दी जाएंगी। तो चलिए देखते हैं गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र में जो उत्तराखंड के 4 धाम हैं बेटा, जिन्हें बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा उत्तराखंड में इन 4 धामों के साथ साथ पंचप्रयाग भी बहुत फेमस हैं। इन पंचप्रयागों में एक विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, देवप्रयाग और रुद्रप्रयाग जैसी चीज़ें शामिल हैं। सबसे पहले बात करते हैं बद्रीनाथ की। बद्रीनाथ, जिसे हम विशाल बद्री तीर्थ के नाम से भी जानते हैं, बद्रीनाथ के पास में एक ग्लेशियर है जिसको सतोपंथ ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है। इस सतोपंथ ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा नदी। यह अलकनंदा नदी देवप्रयाग में भागीरथी नदी से मिलती है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे। इसी अलकनंदा नदी में विष्णु प्रयाग के पास में धौली गंगा नदी निकलती है, नंद प्रयाग के पास में नंदाकिनी नदी मिलती है, कर्ण प्रयाग में पिंडार नदी मिलती है और रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी निकलती है। ठीक, तो बद्रीनाथ के पास में स्थित सतोपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी का उद्गम होता है और धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार और रुद्रप्रयाग ये सभी अलकनंदा की ही सहायक नदियां हैं। जैसे विष्णु प्रयाग में धौली गंगा, नंद प्रयाग में नंदाकिनी, कर्ण प्रयाग में पिंडार नदी मिलती है। आप जानते हैं कि इस साल फरवरी या मार्च के महीने में उत्तराखंड में नंदा देवी ग्लेशियर फटने की घटना हुई थी और एक नदी चर्चा में आई थी और उस नदी का नाम है ऋषि गंगा। एक नदी चर्चा में आई थी बेटा और उस नदी का नाम था ऋषि गंगा। तो जो ऋषि गंगा नदी है वो वास्तव में धौली गंगा की सहायक नदी है और धौली गंगा अलकनंदा की सहायक नदी है।
इसके बाद में केदारनाथ, जैसे आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि बद्री विशाल तीर्थ किस नदी के तट पर स्थित है, तो उसका सही जवाब होगा अलकनंदा नदी। केदारनाथ उत्तराखंड के 4 धामों में दूसरा धाम केदारनाथ। केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित एक ग्लेशियर पाया जाता है जिसका नाम है चौराबाड़ी ग्लेशियर। इस चौराबाड़ी ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है और यह मंदाकिनी नदी केदारनाथ से बहते हुए रुद्रप्रयाग में जाकर के अलकनंदा नदी से मिल जाती है। ठीक है, तो रुद्रप्रयाग क्यों प्रसिद्ध है? रुद्रप्रयाग मंदाकिनी और अलकनंदा नदी के संगम के लिए प्रसिद्ध है। यहीं पर मंदाकिनी नदी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और मंदाकिनी और अलकनंदा की जो संयुक्त जलधारा है वो मंदाकिनी के नाम से आगे बढ़ती है और यह अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ती है और यह अलकनंदा देवप्रयाग में जाकर के भागीरथी नदी से मिलकर के गंगा का निर्माण करती है। अब बात करते हैं गंगोत्री ग्लेशियर की, गंगोत्री धाम की। गंगोत्री ग्लेशियर्स के गोमुख नामक स्थान से भागीरथी नदी का उद्गम होता है और भागीरथी नदी इस प्रकार से प्रवाहित होते हुए देवप्रयाग में जाकर के अलकनंदा नदी से मिल जाती है। जब देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है तो इनकी संयुक्त जलधारा को गंगा के नाम से जाना जाता है। ये तथ्य आप याद रखेंगे कि गंगा वास्तव में गंगा कहाँ से जानी जाती है, तो आप बताएंगे देवप्रयाग में जब अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है तो फिर गंगा, इनकी संयुक्त जलधारा को गंगा के नाम से जाना जाता है। आगे गंगा देवप्रयाग से बहते हुए ऋषिकेश में पहुंचती है और ऋषिकेश से पहुंचते हुए हरिद्वार में जाती है। और हरिद्वार इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि गंगा नदी सबसे पहली बार मैदानी भागों में हरिद्वार से ही प्रवेश करती है। इसके पश्चात में, ये तो गंगा नदी का उत्तराखंड में बहाव था, इसके पश्चात में गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और आपको तथ्य याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। हम यूपी में देखेंगे गंगा नदी, और बलिया जिले से गंगा नदी उत्तर प्रदेश से निकलती है और बिहार में जाकर के प्रवेश करती है। तो गंगा के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के 2 जिले इंपॉर्टेंट हैं, पहला बिजनौर और दूसरा बलिया। बिजनौर किस लिए? क्योंकि बिजनौर से गंगा नदी यूपी में प्रवेश करती है, और बलिया किस लिए? बलिया जिले से गंगा नदी उत्तर प्रदेश से निकल करके बिहार में प्रवेश करती है। जैसा कि हमने बताया कि हरिद्वार में गंगा नदी सबसे पहली बार मैदानी भागों में प्रवेश करती है। जितनी भी बड़ी बड़ी नदियां होती हैं उनमें नदियों के संदर्भ में पूछा जाता है कि नदी ने अपनी पर्वतीय यात्रा को कहाँ पर समाप्त किया और मैदानी यात्रा कहाँ से शुरू की। जैसे हमने सिंधु नदी के बारे में भी सीखा था कि सिंधु नदी सबसे पहली बार पंजाब में पोतवार से मैदानी भागों में प्रवेश करती है। इसी प्रकार से गंगा नदी सबसे पहली बार हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है। ऐसे ही हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में भी सीखेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी सबसे पहली बार असम से मैदानी भागों में प्रवेश करती है। आप जानते हैं कि नदी के सोर्स से लेकर के नदी के मुहाने तक, यानी जहाँ पर नदी सागर या महासागर में गिरती है, वहाँ तक की अवस्थाओं को 3 भागों में बांटा जाता है। एक नदी की युवावस्था, दूसरा नदी की प्रौढ़ावस्था और तीसरा नदी की वृद्धावस्था। नदी जब अपनी युवावस्था में होती है, अर्थात नदी जब किसी पर्वतीय क्षेत्र से प्रवाहित होती है तो नदी के द्वारा बहाव ज़्यादा होता है और नदी पर्वतीय क्षेत्रों में भिन्न भिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। जैसे जलप्रपात आपको मैदानी क्षेत्रों में नहीं बल्कि पर्वतीय क्षेत्रों में ही देखने को मिलेंगे। गॉर्ज, कैनियन जैसी जो स्थलाकृतियां हैं वो नदी अपनी युवावस्था में ही बनाती है
और जब तक नदी पर्वतीय क्षेत्रों में प्रवाहित होती है तब तक नदी की अवस्था को युवावस्था के नाम से जाना जाता है। आगे हम एक टॉपिक करेंगे और उस टॉपिक में आपको अपर्दन के जितने भी कारक होते हैं, जैसे जल अपर्दन का एक कारक होता है और यह जल या तो नदियों के माध्यम से हमें प्राप्त होता है या तो सागरों के द्वारा प्राप्त होता है या भूमिगत जल भी विभिन्न प्रकार के अपर्दन के कार्य करता है। तो जल के अपर्दन के द्वारा और जल के निक्षेपण के द्वारा यानी डिपोजिशन के द्वारा और इरोजन प्रक्रम के द्वारा कई प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण किया जाता है। इसी प्रकार से जो हमारी वायु होती है, वायु भी अपने अपर्दन और निक्षेपण के माध्यम से कई प्रकार की स्थलाकृतियां बनाती है। तो नदियों के द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियों को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें से हम देखते हैं कि नदियां अपनी कुछ स्थलाकृतियां चाहे वो इरोजन प्रक्रम के द्वारा बनाई गई हो, चाहे वो डिपोजिशनल प्रक्रम के द्वारा बनाई गई हो, पर्वतीय क्षेत्रों में अलग स्थलाकृतियां बनाती है, मैदानी क्षेत्रों में अलग स्थलाकृतियां बनाती है। जैसे ऑक्सबो लेक, गोखुर झीलें ये हमेशा मैदानों में ही मिलती हैं। मियांडर्स नदी जब सर्पिलाकार रास्ते से प्रवाहित होती है तो इन्हें मियांडर्स कहते हैं। मियांडर्स हमें मैदानी भागों में ही देखने को मिलते हैं और जब नदी सागर या महासागर में गिरने वाली होती है तो नदी फिर डेल्टा या एस्चुरी जैसी स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। इसलिए जब कोई इंपॉर्टेंट और बड़ी नदी पढ़ी जाती है तो उसमें से ये सिखाया जाता है कि नदी की पर्वतीय यात्रा कहाँ से कहाँ तक है, नदी की मैदानी यात्रा कहाँ से शुरू होती है, वगैरह वगैरह। क्यों? जिससे कि हम समझ जाए कि इस नदी के द्वारा इस स्थलाकृति पर्टिकुलर स्थलाकृति का निर्माण कहाँ पर किया गया होगा। जैसे गंगा नदी अगर ऑक्सबो लेक बनाएगी या गंगा नदी अपने मियांडर्स बनाएगी तो निश्चित रूप से वो ऑक्सबो लेक या मियांडर हमें हरिद्वार के बाद ही देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ऑक्सबो लेक और मियांडर का संबंध मैदानी भाग से होता है। चूंकि नदी हरिद्वार के पहले पर्वतीय क्षेत्रों में प्रवाहित होती थी, इसलिए गंगा नदी के द्वारा जो भी गॉर्ज बनाए जाएंगे, कैनियन बनाए जाएंगे या जो भी जलप्रपात बनाए जाएंगे वो हरिद्वार के पहले ही बनाए जाएंगे, क्योंकि इनका संबंध नदियों की युवावस्था अर्थात नदियों के पर्वतीय प्रवाह से होता है। ठीक है, तो इसलिए हमें बड़ी बड़ी नदियों के बारे में जानना आवश्यक है और इस तथ्य को आप याद रखेंगे कि हरिद्वार से सबसे पहली बार गंगा नदी मैदानी भागों में प्रवेश करती है। इसके बाद में गंगा नदी उत्तराखंड से प्रवाहित होती हुई उत्तर प्रदेश में आती है, उत्तर प्रदेश से प्रवाहित होती हुई बिहार में जाती है, बिहार से पश्चिम झारखंड और झारखंड से पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश जाती है और बांग्लादेश में इस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर की है और गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक गंगा नदी का सफ़र होता है। इनमें सबसे ज़्यादा गंगा नदी का जो प्रवाह है वो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। करीब 1400 किलोमीटर का प्रवाह गंगा नदी का उत्तर प्रदेश में है। तो इसको आप याद रखिएगा, गंगा नदी का सबसे ज़्यादा प्रवाह किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश इस मामले में पहले स्थान पर है। इसके बाद में वेस्ट बंगाल में गंगा नदी का प्रवाह दूसरे स्थान पर है। तीसरा स्थान इस मामले में बिहार का है, चौथा स्थान इस मामले में उत्तराखंड का है और पांचवा स्थान इस मामले में झारखंड का है। इन्हीं 5 राज्यों से गंगा नदी प्रवाहित होती है, लेकिन गंगा का जो सबसे ज़्यादा प्रवाह है वो उत्तर प्रदेश में है और गंगा का सबसे कम प्रवाह झारखंड में है। इस तथ्य को आप याद रखेंगे। तो ये उत्तराखंड में गंगा नदी का प्रवाह था। यमुना नदी के बारे में हमने चर्चा नहीं की यमुनोत्री से। जब हम यमुना नदी पढ़ेंगे तो यमुनोत्री ग्लेशियर का जिक्र होगा। हालांकि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री धाम की तरह यमुनोत्री भी 4 धामों के अंतर्गत एक धाम है बेटा, और यहीं से यमुनोत्री जो के पास है यमुनोत्री ग्लेशियर जो कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में पड़ता है,
यहाँ पर एक श्रेणी है जिसको बंदर पूंछ श्रेणी के नाम से जाना जाता है। बंदर पूंछ श्रेणी से यमुना नदी निकलती है और आप जानते हैं यमुना नदी प्रयागराज में गंगा नदी से जाकर के मिल जाती है। तो हम यमुना को अलग से देखेंगे और यमुना की सहायक नदियों को हम अलग से पढ़ेंगे। आइए हम लोग अब गंगा नदी के आगे की यात्रा को देखते हैं। गंगा नदी के आगे की यात्रा को समझने के लिए हम एक भारत का रफली स्केच ड्रॉ करते हैं। तो गंगा नदी बेटा इस प्रकार से उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड से निकल करके उत्तर प्रदेश में आती है। उत्तर प्रदेश से निकल करके बिहार में, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में जाती है, जहां पर बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगोत्री से लेकर के बांग्लादेश तक गंगा की कई सारी सहायक नदियां हैं, जिन्हें हम दो भागों में तोड़ करके पढ़ेंगे। गंगा के बाएं तट की सहायक नदियां और गंगा के दाएं तट की सहायक नदियां। सबसे पहले हम गंगा के बाएं तट की सहायक नदियों के बारे में अध्ययन करते हैं। गंगा नदी, और गंगा नदी का ये वाला जो तट होगा वो लेफ्ट हैंड साइड होगा, और यहाँ से अगर कोई नदी गंगा में मिलती है तो उसे गंगा की दाहिनी सहायक नदी कहेंगे, और यहाँ से अगर कोई नदी मिलती है तो उसे गंगा की बाएं सहायक नदी के नाम से जाना जाएगा। तो गंगा नदी की सहायक नदियों को दो भागों में तोड़ लिया, लेफ्ट हैंड साइड की सहायक नदियाँ और राइट हैंड साइड की सहायक नदियाँ। सबसे पहले चर्चा करते हैं गंगा की लेफ्ट हैंड की सहायक नदियों में। और लेफ्ट हैंड की सहायक नदियों में सबसे पहली नदी जो आपको याद रखनी है वो है रामगंगा, दूसरी वरुणा, तीसरी नदी इसमें आएगी गोमती, चौथी घाघरा, इसे सरयू के नाम से भी जाना जाता है। अगली नदी आएगी इसमें गंडक के बाद बूढ़ी गंडक के बाद कोसी, और कोसी के बाद में इसमें आएगा महानंदा। ये गंगा की बाएं तट की सहायक नदियां हैं और सभी नदियां क्रम से लिखी हुई हैं। सबसे पहले रामगंगा, वरुणा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, और सबसे आखिर में मिलने वाली नदी है महानंदा। हम एक एक करके इन गंगा की इन बाएं तट की सहायक नदियों और इनकी अगर कोई महत्वपूर्ण सहायक नदी है तो उसका भी अध्ययन करते हैं। अगर आप इसको ड्रॉ करना चाहें इंडिया के मैप में तो कुछ इस प्रकार से आप ड्रॉ करेंगे, जैसे रामगंगा, पहले रामगंगा, दूसरा वरुणा, ये छोटी नदी है बेटा, गोमती, ये गोमती नदी, गोमती के बाद घाघरा ट्रांस हिमालयन नदी है, गंडक का उद्गम नेपाल से होता है, बूढ़ी गंडक का उद्गम बिहार से होता है, कोसी का उद्गम नेपाल से होता है, और महानंदा का उद्गम पश्चिम बंगाल से होता है। तो पहले नंबर की जो नदी है ये रामगंगा नदी, वरुणा नदी, गोमती नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी,
बूढ़ी गंडक नदी, कोसी नदी और महानंदा नदी। ये गंगा के बाएं तट की सहायक नदियाँ हैं। अब इन नदियों में सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं रामगंगा नदी की। सबसे पहले चर्चा रामगंगा नदी की। जहाँ तक रामगंगा नदी का सवाल है तो इसमें आपको कुछ तथ्य याद रखने हैं। पहला ये है कि रामगंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड से होता है। उत्तराखंड में एक जिला है जिसका नाम है पौड़ी गढ़वाल जिला। पौड़ी गढ़वाल जिले में एक श्रेणी है जिसका नाम है दूधा टोली श्रेणी। यहाँ से रामगंगा नदी का उद्गम होता है और रामगंगा नदी सबसे पहली बार उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। तो जिस जिले से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है उसी जिले से रामगंगा नदी भी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और रामगंगा नदी दो राज्यों में प्रवाहित होती है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में। बिजनौर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। बिजनौर, मुरादाबाद इत्यादि जिलों से प्रवाहित होती हुई यह नदी कन्नौज के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। रामगंगा नदी की प्रमुख विशेषताओं में से एक विशेषता ये भी है कि भारत का जो पहला नेशनल पार्क है जिसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहा जाता है, इस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से कौन सी नदी प्रवाहित होती है, अगर ये पूछा जाए तो इसका सही जवाब होगा रामगंगा नदी। तो भारत के पहले नेशनल पार्क, अब जिम कॉर्बेट पार्क जो कि उत्तराखंड में स्थित है, जिम कॉर्बेट पार्क से रामगंगा नदी प्रवाहित होती है। और रामगंगा नदी पर कुछ इम्पोर्टेंट बांध बने हुए हैं। ये बांध उत्तर प्रदेश में भी हैं, उत्तराखंड में है। इन बांधों में जैसे खुद एक बांध का नाम रामगंगा नदी के नाम पर रामगंगा बांध है, दूसरा बिजनौर बांध है, उत्तर प्रदेश में बिजनौर बांध है, और तीसरे बांध का नाम काठी बांध है, काठी बांध। तो रामगंगा बांध रामगंगा नदी पर है, बिजनौर बांध बिजनौर नदी पर है, और काठी बांध भी रामगंगा नदी पर बना हुआ है। इतने तथ्य हमें रामगंगा नदी से याद रखने हैं। तो रामगंगा नदी कितने राज्यों से बहती है? 2 राज्यों से बहती है। उद्गम कहाँ से होता है? उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में दूधा टोली श्रेणी से होता है। उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। कहाँ पर मिलती है? गंगा में मिलती है। किस जगह पर मिलती है? कन्नौज के समीप में मिलती है। कुछ प्रमुख परियोजनाएं रामगंगा बांध, बिजनौर बांध और काठी बांध। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है बेटा कि रामगंगा नदी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से प्रवाहित होती है। दूसरी जो नदी हमें पढ़नी है गंगा की सहायक नदियों में, वो नदी है वरुणा नदी। और वरुणा नदी यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट नदी है, क्योंकि वरुणा नदी के नाम पर ही वाराणसी को वाराणसी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम इसका उद्गम देखते हैं। वरुणा नदी का उद्गम भदोही से होता है, भदोही से। और इस भदोही को संत रविदास नगर के नाम से भी जाना जाता है उत्तर प्रदेश में। भदोही से निकलकर यह नदी वाराणसी में गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। ये गंगा नदी है और ये वरुणा नदी है, और ये जगह है बेटा वाराणसी। वाराणसी में भदोही नदी वरुणा नदी वाराणसी में मिल जाती है।
वाराणसी, ऐसा माना जाता है कि वाराणसी का जो नामकरण है, वाराणसी का जो नामकरण है उसके पीछे एक तो वरुणा नदी और दूसरा वाराणसी में एक बहुत प्रसिद्ध घाट पाया जाता है। उस घाट का नाम है 80 घाट। तो वरुणा और 80 अगर आप इन दोनों को मिला देंगे तो इससे जो शब्द बनेगा वो वाराणसी है। तो इस तथ्य को आप याद रखें, वाराणसी का संबंध वरुणा नदी से भी है और वाराणसी का संबंध 80 घाट से भी है। जब आप उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो 80 घाट का अपना एक इम्पोर्टेंट प्लेस है। क्यों इम्पोर्टेंट प्लेस है? क्योंकि भारत में जो ध्रुपद मेले का आयोजन है, स्पेशली उत्तर प्रदेश में जो ध्रुपद मेले का आयोजन है, एक तो ध्रुपद मेला मथुरा में लगता है और दूसरा जो ध्रुपद मेला है वो वाराणसी में लगता है। और वाराणसी में किस जगह पर लगता है? तो वाराणसी में 80 घाट पर लगता है। आप जानते हैं स्वामी हरिदास जो कि तानसेन के गुरु थे, उन्होंने ध्रुपद गायन की परंपरा को प्रारंभ किया हुआ था। स्वामी हरिदास का जन्म अलीगढ़ में हुआ था और इनकी मृत्यु मथुरा में हुई थी। तानसेन, बैजू बावरा, गोपाल नायक जैसे जो महान संगीतकार थे वो स्वामी हरिदास के ही शिष्य थे और स्वामी हरिदास के नाम पर ही हरिदास मेले का आयोजन किया जाता है। और साथ ही साथ उनके द्वारा जो गायन की परंपरा ध्रुपद गायन को विकसित किया गया था उसके नाम पर भी ध्रुपद मेले का आयोजन किया जाता है। उत्तर प्रदेश में यह ध्रुपद मेला मथुरा और वाराणसी पर लगता है। वाराणसी में किस जगह पर लगता है? 80 घाट पर लगता है। तो इतनी बातें वरुणा नदी से सफिशिएंट हैं। और वरुणा की एक विशेषता और है, जैसे उत्तर प्रदेश में अगर हम नदियों को देखें तो उत्तर प्रदेश में कुछ नदियाँ हिमालयी नदियाँ हैं, जैसे गंगा, यमुना जैसी नदियाँ, गंडक, घाघरा, ये सभी हिमालयन नदियाँ हैं क्योंकि इनका उद्गम हिमालय से होता है। उत्तर प्रदेश की कुछ नदियाँ पठारी नदियाँ हैं क्योंकि इनका उद्गम प्रायद्वीप पठार से होता है। प्रायद्वीप पठार में या तो इनका उद्गम विंध्य पर्वत से होता है या इनका उद्गम सतपुड़ा श्रेणी से होता है या मालवा के पठार से कुछ नदियाँ निकलती हैं। तो चंबल जैसी नदियाँ, बेतवा, केन, सोन, टोंस, ये उत्तर प्रदेश में बहने वाली जितनी भी नदियाँ हैं उन सभी नदियों को पठारी नदियों के नाम से जाना जाता है। और यूपी में बहने वाली नदियों का जो तीसरा वर्गीकरण है वो मैदानी नदियां हैं। हालांकि इनकी संख्या कम है लेकिन जो भी है यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। जैसे आपको कम से कम 2 मैदानी नदियों के नाम तो अवश्य याद रखने हैं। इनमें से एक नाम है गोमती का और दूसरा नाम है वरुणा का। हम आगे चल करके गोमती को भी पढ़ेंगे, इसके बाद में वरुणा के बाद में हम गोमती को ही पढ़ने जा रहे हैं। और वरुणा और गोमती ये ऐसी नदियां हैं जिनका उद्गम मैदानी क्षेत्र से होता है। इसके बाद हमने रामगंगा को देख लिया, रामगंगा के बाद में वरुणा, अब वरुणा के बाद में गोमती। गोमती इम्पोर्टेंट नदी है, बड़ी नदी है, गंगा की प्रमुख सहायक नदी है जो कि मैदानी भागों से निकलती है। गंगा एक्शन प्लान हम लोग पढ़ते हैं, यमुना एक्शन प्लान पढ़ते हैं, उसी प्रकार से गोमती एक्शन प्लान को भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो देखते हैं गोमती नदी। जो गोमती नदी है, गोमती नदी है, इसका जो उद्गम है वो पीलीभीत जिले की फुल्लर झील से होता है। गोमती नदी का उद्गम पीलीभीत जिले की फुल्लर झील से होता है। गोमती नदी उत्तर प्रदेश में पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर इत्यादि जिलों से प्रवाहित होती हुई गाजीपुर में गंगा नदी से मिल जाती है। तो देखिए गोमती नदी का उद्गम फुल्लर झील से होता है,
फुल्लर झील कहाँ पर है? पीलीभीत जिले में है। इसके बाद पीलीभीत से प्रवाहित होती हुई शाहजहांपुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर इन जिलों से बहती हुई कहाँ पर गंगा नदी में मिल जाती है? गाजीपुर में गंगा नदी में मिल जाती है। लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर ये जो 3 प्रमुख शहर है, ये किस नदी के तट पर बसे हुए हैं? इसका सही जवाब है गोमती नदी। लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर गोमती नदी के तट पर ही स्थित है। इसके अलावा गोमती की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उनमें एक नदी सई पूछी जाती है और दूसरी नदी कुकरेल पूछी जाती है। तो सई और कुकरेल वास्तव में ये गोमती की सहायक नदियां हैं। और सई नदी बहुत इम्पॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो प्रतापगढ़ शहर है, जो कि अपने आंवला उत्पादन के लिए जाना जाता है, ये सई नदी के किनारे पर ही स्थित है। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर सई नदी के किनारे पर स्थित है? इसका सही जवाब है प्रतापगढ़ सई नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक, ये तथ्य गोमती नदी से है। और जैसे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा साबरमती नदी की तर्ज पर रिवर डेवलपमेंट फ्रंट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में किस नदी पर रिवर डेवलपमेंट फ्रंट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, उसका सही जवाब होगा गोमती नदी। और हम जब गंगा नदी को पूरी तरह से पढ़ लेंगे तो गंगा नदी से संबंधित कुछ मुद्दों को भी देखेंगे, एक वीडियो उस पर बना देंगे। जैसे गंगा नदी को कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, या भारत में कब से गंगा एक्शन प्लान शुरू किया गया, गंगा की सहायक नदियों को साफ करने के लिए यमुना एक्शन प्लान या गोमती एक्शन प्लान वगैरह शुरू किए गए। 1985 में शुरू हुआ गंगा एक्शन प्लान। आज हम इसे नमामि गंगे मिशन के रूप में देखते हैं। आज आप जानते हैं कि गंगा नदी को साफ करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, उस प्रोजेक्ट का नाम है नमामि गंगे मिशन, और ये वर्ष 2014 से चलाया जा रहा है। तो गंगा नदी से संबंधित जो दूसरे तथ्यात्मक जानकारियां हैं, हम उनको एक अलग से वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड करा देंगे, और वो जानकारी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। गोमती के बाद में जो गंगा की अन्य प्रमुख सहायक नदी है, उसका नाम है घाघरा। और घाघरा को उत्तर प्रदेश में सरयू के नाम से भी जाना जाता है। घाघरा के बारे में कौन कौन से फैक्ट हैं? घाघरा नदी एक ट्रांस हिमालयन नदी है। घाघरा नदी एक ट्रांस हिमालयन नदी है। ट्रांस हिमालयन क्यों? क्योंकि इसका उद्गम तिब्बत के पठार में कैलाश पर्वत श्रेणी से होता है। और हमने सिंधु नदी तंत्र पढ़ते समय ये सीखा हुआ था कि ट्रांस हिमालय क्या है, बृहद हिमालय क्या है, मध्य हिमालय क्या है। तो जैसे सिंधु नदी एक ट्रांस हिमालयन नदी थी, क्योंकि इसका उद्गम ट्रांस हिमालय तिब्बत के पठार से होता है, उसी प्रकार से घाघरा नदी भी एक ट्रांस हिमालयन नदी है। घाघरा नदी को कर्नाली नदी के नाम से भी जाना जाता है। जैसे नेपाल वगैरह में इस नदी को कर्नाली कहते हैं, क्योंकि घाघरा नदी का जो प्रवाह है वो तिब्बत के पठार से निकलती है। तिब्बत के पठार से निकल करके नेपाल में आती है, नेपाल से उत्तर प्रदेश में आती है, और उत्तर प्रदेश से बिहार में जाते हुए गंगा नदी में मिल जाती है। तो घाघरा नदी को कर्नाली नदी के नाम से भी जाना जाता है। घाघरा जल के आयतन की दृष्टिकोण से गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। वैसे तो लंबाई के दृष्टिकोण से यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, लेकिन अगर पूछा जाए कि जल के आयतन के दृष्टिकोण से गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो आप बताएंगे घाघरा। ये बिल्कुल उसी प्रकार से है जैसे हम जब विश्व की नदियां पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि दुनिया की सबसे लंबी नदी अफ्रीका की नील नदी है, जो कि विक्टोरिया झील से निकल करके मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर में गिरती है।
और दुनिया की जो दूसरी सबसे लंबी नदी है वो अमेजन नदी है, जो कि एंडीज पर्वत से निकलकर पूर्व की ओर बहती हुई अटलांटिक महासागर में गिरती है। लेकिन अगर इस सवाल को ऐसे पूछा जाए कि जल के आयतन के दृष्टिकोण से दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तब इस मामले में नील नदी पहले स्थान पर ना होकर के अमेजन नदी पहले स्थान पर है, क्योंकि नील की तुलना में पानी की कहीं अधिक मात्रा अमेजन नदी में पाई जाती है। तो वैसे तो लंबाई के दृष्टिकोण से यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, लेकिन जल के आयतन के दृष्टिकोण से गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी घाघरा है। दूसरा तथ्य घाघरा से संबंधित ये है कि अगर हम गंगा के बाएं तट की सहायक नदियों की बात करें तो बाएं तट की सहायक नदियों में सबसे बड़ी जो सहायक नदी है बाएं तट की वो घाघरा है। और घाघरा जब उत्तर प्रदेश में आती है तो उत्तर प्रदेश में घाघरा को सरयू के नाम से भी जाना जाता है। जैसे अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है, तो अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है और यही सरयू नदी वास्तव में घाघरा ही है। इसके बाद में घाघरा बिहार में जाती है उत्तर प्रदेश से निकलकर, और बिहार में यह गंगा नदी से जाकर के मिल जाती है। घाघरा की दो प्रमुख सहायक नदियां हैं, इनमें से एक नदी का नाम है राप्ती नदी और दूसरी नदी का नाम है शारदा नदी। तो राप्ती और शारदा के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले शारदा नदी के बारे में। शारदा नदी का उद्गम उत्तराखंड के कालापानी क्षेत्र से होता है और इस शारदा नदी को काली नदी के नाम से भी जाना जाता है। इस शारदा नदी को काली नदी के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड का कालापानी क्षेत्र, यहीं से शारदा नदी का उद्गम होता है और यह शारदा नदी पीलीभीत जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और वास्तव में देखा जाए तो शारदा नदी नेपाल और भारत की सीमा का निर्धारण करती हुई बहती है और सीतापुर के पास में ब्रह्म घाट या बैराम घाट नामक स्थान पर यह शारदा नदी घाघरा नदी से जाकर के मिल जाती है। शारदा नदी जिसे हमने काली रिवर के रूप में भी जानते हैं, इसी को काली गंगा भी कहते हैं, इसी को गौरी गंगा भी कहते हैं। ये सभी नाम जितने हैं वो सब शारदा नदी के ही हैं। और आप जानते हैं जब हम हिमालय से संबंधित वीडियो बना करके आपको देंगे तो हिमालय का नदियों के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। जैसे हिमालय का एक वर्गीकरण सिंधु और सतलज को आधार मान करके किया जाता है। सिंधु और सतलज के बीच का जो हिमालय है उसे हिमाचल हिमालय के नाम से जानते हैं। सतलज और इसी काली नदी के बीच का जो हिमालय है उसे कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। ऐसे ही हम एक नदी पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में, तीस्ता नदी। काली और तीस्ता नदियों के बीच का जो हिमालय है उसे नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच का जो हिमालय है उसे असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो जब कभी आप नदी घाटियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण पढ़ते हैं और नदी घाटियों के आधार पर हिमालय का यह वर्गीकरण सिडनी बुरार्ड के द्वारा दिया गया था, तो उसमें हिमालय को 4 भागों में पढ़ा जाता है। पहला हिमाचल हिमालय, दूसरा या जम्मू हिमालय, दूसरा कुमायूं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय और चौथा होता है इसमें असम हिमालय। तो ये नदियाँ याद रखनी होती हैं। सिंधु नदी, सतलज नदी, यहाँ पर जो आप काली नदी पढ़ते हैं यही काली नदी वास्तव में शारदा नदी है। ठीक, शारदा नदी। तो शारदा नदी किसकी सहायक नदी है? शारदा नदी घाघरा की सहायक नदी है। शारदा नदी को पढ़ते समय
एक तथ्य हम और पढ़ते हैं, और वो पढ़ते हैं शारदा नहर। शारदा नहर, जैसे सिंधु नदी तंत्र में आपको पढ़ाया गया था कि जहाँ पर ब्यास और सतलज नदियों का संगम होता है, वहाँ पर एक बैराज बनाया गया है, और उस बैराज का नाम है हरिके बैराज। हरिके कहाँ पर है? पंजाब में है। इसी हरिके बैराज से भारत की सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन सी है, तो आप जवाब देंगे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर शारदा नहर है। और शारदा नहर तंत्र की जो लंबाई है वो करीब 10,000 किलोमीटर है। इस शारदा नहर को कहाँ से निकाला गया है? इस शारदा नहर को शारदा बैराज से निकाला गया है। शारदा नहर को शारदा बैराज से निकाला गया है। ये शारदा बैराज कहाँ पर बना हुआ है? किस नदी पर बना हुआ है? तो ये शारदा बैराज शारदा नदी पर बना हुआ है। शारदा नदी में कहाँ पर बना हुआ है? तो ये बना है बेटा उत्तराखंड में नैनीताल से आप सभी परिचित होंगे। उत्तराखंड में नैनीताल जिला है। नैनीताल जिले के अंदर एक खटीमा तहसील पाई जाती है। उस खटीमा तहसील में यह शारदा बैराज बना हुआ है। इसी शारदा बैराज से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर को निकाला गया है। तो भारत के संदर्भ में जो महत्व इंदिरा गांधी नहर का है, वही महत्व शारदा नहर का है। ठीक है, तो इतने तथ्य, इतनी बातें हमें शारदा नहर से याद रखनी है। शारदा नदी के बाद में घाघरा की यानी सरयू की जो दूसरी प्रमुख सहायक नदी है वो है राप्ती नदी। राप्ती का जहाँ तक सवाल है, राप्ती नदी का उद्गम नेपाल से होता है। नेपाल में कहाँ से होता है? नेपाल में रुकुमकोट से होता है। नेपाल से बहती हुई यह उत्तर प्रदेश में आती है। और उत्तर प्रदेश में देवरिया में राप्ती नदी शारदा नदी से मिल जाती है। तथ्य जो महत्वपूर्ण है राप्ती नदी के बारे में ये है कि गोरखपुर जो है बेटा, गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर स्थित है। तो इतने फैक्ट हमें राप्ती नदी से याद रखने हैं। और राप्ती किसकी सहायक नदी है? राप्ती घाघरा की सहायक नदी है, जैसे शारदा घाघरा की सहायक नदी थी। फर्क ये है कि घाघरा नदी ऐसे आकर के मिलती है और राप्ती नदी घाघरा के इस तट से आकर के मिलती है। ये शारदा है, सॉरी ये घाघरा है, घाघरा के यहाँ से ये शारदा है और यहाँ पर ये राप्ती नदी है। घाघरा के बाद में जो नेक्स्ट नदी है वो है गंडक नदी। घाघरा के बाद नेक्स्ट नदी गंडक नदी। गंडक नदी का उद्गम नेपाल से होता है। और गंडक नदी को नारायणी के नाम से जाना जाता है। गंडक नदी को सालिग्राम नदी भी कहते हैं। गंडक नदी को सदा नीरा नदी के नाम से भी जाना जाता है। जैसे घाघरा को करनाली के नाम से जाना जाता था, उसी प्रकार से गंडक को नारायणी, सालिग्राम और सदा नीरा के नाम से जाना जाता है। क्या गंडक नदी उत्तर प्रदेश में बहती है? बिल्कुल बहती है गंडक नदी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के पूर्वी सीमा का निर्धारण गंडक नदी के द्वारा ही होता है। और गंडक नदी उत्तर प्रदेश में दो जिलों से प्रवाहित होती है, एक तो महाराजगंज और दूसरा कुशीनगर। इसका मतलब है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण
किस नदी के द्वारा किया जाता है? उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण किस नदी के द्वारा किया जाता है? तो आप बताएंगे बेटा, उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण गंडक नदी के द्वारा किया जाता है। और अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमा का निर्धारण किस नदी के द्वारा किया जाता है, तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमा का निर्धारण यमुना नदी के द्वारा होता है और उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण गंडक नदी के द्वारा होता है। इसका मतलब ये है कि रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश से प्रवाहित होती है, वरुणा नदी उत्तर प्रदेश से प्रवाहित होती है, गोमती नदी उत्तर प्रदेश से प्रवाहित होती है, घाघरा नदी उत्तर प्रदेश से प्रवाहित होती है और गंडक नदी उत्तर प्रदेश से प्रवाहित होती है। लेकिन गंडक के बाद वाली जो गंगा की सहायक नदियां होंगी वो उत्तर प्रदेश से प्रवाहित नहीं होंगी। ठीक, तो इतने तथ्य जो है गंडक के बारे में। इसके बाद में गंडक बिहार में जाकर के गंगा नदी से मिलती है। घाघरा नदी भी बिहार में ही गंगा नदी से मिलती है। गंडक नदी भी बिहार में गंगा नदी से जाकर के मिलती है। गंडक के बाद में एक छोटी सी और सहायक नदी है बूढ़ी गंडक के नाम से, जिसका उद्गम बिहार से ही होता है। गंडक के बाद में बूढ़ी गंडक। ठीक, जैसे यहाँ पर हमने इसे रामगंगा कहा था, इस नदी को वरुणा कहा था, इस नदी को जो है गोमती, इसको घाघरा की दो सहायक नदियाँ, एक नदी हो गई शारदा, दूसरी नदी हो गई राप्ती, और इसके बाद में ये गंडक नदी, गंडक के बाद में बूढ़ी गंडक नदी का उद्गम बिहार से होता है, बिहार में चंपारण जिले, और यह बिहार में ही गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। लेकिन बूढ़ी गंडक की एक इम्पॉर्टेंट सहायक नदी है और इस नदी को बागमती नदी के नाम से जाना जाता है। इस नदी को बागमती नदी के नाम से जाना जाता है। बागमती इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि बागमती नदी के तट पर ही नेपाल की राजधानी काठमांडू स्थित है और नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक प्रसिद्ध मंदिर पाया जाता है जिसका नाम है पशुपतिनाथ मंदिर। तो पशुपतिनाथ मंदिर भी बागमती नदी के तट पर ही स्थित है। इतने फैक्ट हमको बागमती नदी से याद रखने हैं। बागमती नदी के बाद में नेक्स्ट जो गंगा के बाएं तट की सहायक नदी है वो नदी है कोसी नदी। उस नदी का नाम है कोसी नदी। जहाँ तक कोसी नदी का सवाल है तो कोसी नदी नेपाल में एक हिमालय में क्षेत्र है जिसको सप्तकोशिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है और नेपाल में हिमालय के सप्तकोशिक क्षेत्र से 7 धाराओं के रूप में कोसी नदी का उद्गम होता है। इन 7 धाराओं में जो सबसे प्रमुख धारा है वो अरुण है। ये तथ्य हमें याद रखना है। कोसी नदी का उद्गम नेपाल में सप्तकोशिक क्षेत्र से होता है। इससे सप्तकोशिक क्षेत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि वास्तव में कोसी नदी जो है वो 7 धाराओं के मिलने से ही बनती है। इन 7 धाराओं में जो सबसे प्रमुख धारा है वो अरुण है और कोसी नदी नेपाल से निकल करके बिहार में आती है और गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। कोसी नदी को आप सब जानते हैं बिहार का शोक कहते हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं? क्योंकि यह नदी अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए विख्यात है। अपने जो कोर्स है नदी का उसमें परिवर्तन करने के लिए प्रख्यात है। प्रख्यात शब्द गलत होगा, कुख्यात कहना ज़्यादा सही होगा। कुख्यात है, इसीलिए इस नदी में अक्सर बाढ़ें आती रहती हैं और बाढ़ों से अपार जनधन की हानि होती है। इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। ऐसे बहुत सारी नदियां परीक्षाओं में पूछी जाती हैं जो कहीं ना कहीं की शोक होती हैं। जैसे दामोदर को बंगाल का शोक कहते हैं,
चीन नदी को व्हांगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। व्हांगो नदी को पीत रिवर भी कहते हैं। जो चीन की व्हांगो रिवर है वो तकला मकान मरुस्थल से होकर के प्रवाहित होती है। तो उस तकला मकान मरुस्थल में कारा बुरान और बुरान जैसी हवाएं चलती हैं, जिसके कारण ये हवाएं तकला मकान मरुस्थल की बालू को उड़ा करके लाती हैं, जिसके कारण व्हांगो नदी की घाटी उथली हो जाती है और व्हांगो नदी में बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार से बिहार में कोसी नदी, पश्चिम बंगाल में एक समय में अमेरिका में एक नदी है जिसका नाम है टेनेसी नदी। टेनेसी नदी को अमेरिका का शोक कहा जाता था। हालांकि अब टेनेसी नदी पर डैम वैम बना करके पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है, जिसके कारण वहाँ पर बाढ़ जैसी समस्या नहीं रही है। खैर, तो कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसके बाद में कोसी नदी बिहार में ही गंगा नदी से जाकर के मिल जाती है। कोसी के बाद में गंगा के बाएं तट की जो प्रमुख अन्य सहायक नदी है और शायद आखिरी है, वो है महानंदा। तो महानंदा को देखते हैं। महानंदा नदी, आपसे पूछा जाए कि गंगा की सबसे पूर्व में आखिरी सहायक नदी कौन है भारत में, तो इसका सही जवाब होगा महानंदा नदी। महानंदा नदी का उद्गम दार्जिलिंग की पहाड़ियों से होता है। पर बंगाल में महानंदा नदी का उद्गम दार्जिलिंग की पहाड़ियों से होता है और महानंदा नदी पश्चिम बंगाल में ही गंगा नदी से मिल जाती है बेटा। तो इस प्रकार से आज हमने गंगा के बाएं तट की सहायक नदियों और उन सहायक नदियों की भी प्रमुख सहायक नदियों का अध्ययन किया हुआ है। नेक्स्ट जो वीडियो होगा आपका, वो गंगा के दाएं तट की सहायक नदियों के बारे में होगा, जिसमें हम यमुना, चंबल, बेतवा, केन, टोंस, सोन जैसी नदियों के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको किसी चीज़ को लेकर के कोई समस्या है, कोई क्वेरी है, कोई डाउट्स वगैरह आपको पूछना है बेटा, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। आप उस लिंक के माध्यम से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आप अपनी समस्याएं, क्वेरी और सुझाव, आपके सुझावों को भी हम आमंत्रित करते हैं। और किन बिंदुओं पर हमें सुधार करना चाहिए, आप अगर उसमें कुछ सुझाव दे सकते हैं तो वो सुझाव भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।